सुर्खियों में। नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति के अनूठे प्रदर्शन पर। आज हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान प्रोफेसर अंशु जोशी जी। प्रोफेसर जोशी, हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप वैभव, आपको और इस कार्यक्रम को सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और इस विश्व में अपने मन में भारत माँ को बसाए वे सभी भारतीय जो आज भारत का 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, उन्हें इस शुभ दिवस की अनेकानेक बधाइयां। हम सभी को बधाई। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी का ये दिन राष्ट्रीय पर्व का दिन है। आज भारत ने गणतंत्र दिवस मनाया। भारत के गौरव का एक और पड़ाव, गणतंत्र के 76 वर्ष। सन 1950 को आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ और हम बने थे लोकतांत्रिक गणराज्य। आज जोश और उत्साह का वो रंग है जिसे देखकर हर कोई दंग है। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह कई मायनों में खास है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष के थीम के साथ व्यापक जन भागीदारी और आत्मनिर्भर भारत के विचार को आज के समारोह का केंद्र बिंदु बनाया गया है। और हर बार की तरह एक बेहद खूबसूरत, एक बेहद शानदार परेड का नजारा विश्व को देखने को मिला, जिसमें सांस्कृतिक विविधता और सैन्य शक्ति का एक अनूठा प्रदर्शन था। The combined military bands of the Parachute Regiment, Brigade of the Guards and the Rajputana Rifles comprises of 75 musicians. The band is led by Subedar Major Prakash Chandra Joshi of Brigade of the Guards. प्रोफेसर अंशु जोशी, आज हमने अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया है और इस नए भारत में जिस प्रकार के आसपास वैश्विक परिदृश्य बना हुआ है, इस नए भारत में जो अपने पूरा प्राचीन वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः के दर्शन, संविधान की शक्ति और वर्तमान सरकार के दृढ़ प्रतिज्ञ निश्चय के साथ में लगातार आगे बढ़ रहा है, ये देखना बहुत सुखद रहा। किस तरह से हमने अपनी तमाम जो हमारा सैन्य शौर्य और गौरव है उसका हमने प्रदर्शन किया। हमारे प्रमुख यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो डी कोस्टा शामिल थे और अपना तिरंगा फहरा करके परेड और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हमने आज इस महत्वपूर्ण दिवस को मनाया। तब जबकि 26 जनवरी 2026 को हमने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने को और आत्मनिर्भर भारत को एक थीम के रूप में रखा था। ये वो दिन है जब आज से 77 वर्ष पहले हमारा देश संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था और आज हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम विश्व का सबसे सुदृढ़ और सबसे बड़ा लोकतंत्र बने हुए हैं। बिल्कुल मैम, आपने बहुत ही खूबसूरत शब्दों में उस चित्र को उकेरा जो हम सभी अपने मन में बसाए हुए हैं। हम सभी ये बात जानते हैं कि वैश्विक परिदृश्य लगातार बदल रहा है। तकनीकी इस दर से बदल रही है जैसी पहले या मानव इतिहास में पहले कभी नहीं हुई है और लगातार ऐसे हालात बने हुए हैं कि अनिश्चितताओं का एक माहौल है। इस बीच भारत की विश्व गुरु से विकसित भारत बनने की जो ये सफर है, किस तरीके से भारत इस ओर अग्रसर है अपने लक्ष्य की ओर और किस तरीके से भारत हर उस संभावना को देख रहा है कि कैसे हम अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर पाएं। क्या लगता है आपको, आत्मनिर्भरता का जो नारा दिया है सरकार ने, कितना अहम है वो हम सभी के लिए? हम आज जिस भारत में रह रहे हैं वो कुछ वर्षों पूर्व के भारत से बिल्कुल अलग है। चाहे हम सामरिक क्षेत्र को देखें, हम सैन्य और सुरक्षा के क्षेत्र को देखें, हम वैश्विक व्यापार के क्षेत्र को देखें, हम पर्यावरण या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र को देखें, हम तकनीक और कौशल के क्षेत्र को देखें, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत ने अपने आत्मनिर्भर होने के लक्ष्य में नए परचम न लहराए हों। इन पिछले 11 वर्षों में हमने एक सुदीर्घ यात्रा तय की है। न सिर्फ वैश्विक पटल
पटल पर लगातार आगे बढ़ने की, लेकिन अपना जो होम टर्फ है उसको मजबूत करने। हमने वैश्विक लक्ष्यों को अपनी राष्ट्रीय योजनाओं के साथ एकाकार किया और इस बात का ध्यान रखा कि जन भागीदारी और इन योजनाओं के लोकतंत्रीकरण के माध्यम से इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति को मिले और इन योजनाओं में एक एक भारतीय शामिल हो सके। तो हम यदि प्रत्येक सेक्टर की ओर देखें तो हर एक सेक्टर में हमने आत्मनिर्भरता की ओर नए कदम बढ़ाए हैं। मैं आपको बताऊं कि कुछ समय पहले तक यदि मैं उदाहरण दूं सैन्य और सुरक्षा के क्षेत्र का, हमें अपने जो इक्विपमेंट थे, हम दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट एक्टिव आर्मी है, हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स पर भरोसा करते थे, लेकिन आज हम यदि सैन्य और सुरक्षा के क्षेत्र में देखें तो हम एक एक्सपोर्ट करने वाली शक्ति बन चुके हैं। हमने ऐसे बहुत सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स बनाए हैं, ऐसी मिसाइल्स बनाई हैं, इस तरह के हमारे क्राफ्ट्स हैं, तकनीक है, जिनको लेकर के अब हम दूसरे देशों के साथ अग्रीमेंट्स कर रहे हैं, उनको अपने ये होम ग्रोन जो हमारे इक्विपमेंट है वो प्रदान कर रहे हैं। मैं आपको दूसरा उदाहरण दूं डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में, तब जबकि आज का विश्व तकनीक पर निर्भर विश्व है, हमने अपने 140 करोड़ की आबादी को सफलतापूर्वक डिजिटाइज किया है। एक एक भारतीय डिजिटाइजेशन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में हर एक क्षेत्र में यदि जाऊंगी वैभव, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं और आज हमने आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत 2047 तक की जो हमारी यात्रा है उसमें हमने नए परचम लहराए हैं। चाहे हमारी नारी शक्ति हो, हमारी युवा शक्ति हो, अन्नदाता की शक्ति हो, तकनीक की शक्ति हो, हमारे संविधान की शक्ति हो, जिसमें समानता को, समावेशिता को, स्वतंत्रता को और न्याय को ध्यान में रखते हुए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और पूरे विश्व को भी एक संदेश दे रहे हैं कि आपस में टकराव की बजाय हम आपस में हाथ मिला करके साथ बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्यों के साथ साथ वैश्विक लक्ष्यों को भी अपना अभूतपूर्व योगदान दे सकते हैं। बेहतरीन बात कही मैम आपने कि किस तरीके से एक अस्थिर विश्व के बीच भारत जो है वो स्थिरता का एक बेहतरीन उदाहरण है। हमारे जो इस बार गणतंत्र दिवस परेड के जो हमारे मुख्य अतिथि थे, यूरोप से आए हुए यूरोपीय काउंसिल और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष, ये दोनों ही हमारे मेहमान कितने जरूरी हैं इस वक्त, खास तौर पर जब विश्व में अस्थिरता एक ऐसा शब्द है जो सबसे ज्यादा शायद प्रयोग किया जा रहा है। भारत को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए, हमारे व्यापार को और ज्यादा मजबूती देने के लिए, साथ ही साथ हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, मतलब भारत अपनी जो तकनीक है, हमारी अपनी इंडस्ट्रीज को विश्व तक ले जाने के लिए कितना जरूरी है कि भारत और यूरोपीय कमीशन के बीच जो ये रिश्ता है, जो ये डील्स अब साइन होने वाली हैं, किस तरीके से लाभ मिलेगा भारत को इन सबसे? वैभव, आपने ये बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है और इसमें 2-3 अलग अलग भाग हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को हम समझें कि जो यूरोपियन यूनियन है, जो 27 देशों का यूरोप का एक बहुत महत्वपूर्ण समूह है, उसमें जो यूरोपियन कमीशन है वो ईयू की एक राजनीतिक रूप से स्वतंत्र एग्जीक्यूटिव आर्म है जो लॉज को प्रपोज करती है और पॉलिसीज को मैनेज करती है, जबकि जो काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन है वो नेशनल मिनिस्टर्स को, जो अलग अलग सदस्य देश है उनके नेशनल मिनिस्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। इसके साथ साथ इसमें यदि हम देखें तो ये लेजिस्लेशन को अडॉप्ट करने की और डायरेक्शन को सेट करने की भूमिका निभाती है। तो यदि हम यूरोपियन कमीशन की बात करें तो वो यूनियन के मोटर के रूप में भूमिका निभाता है, जबकि यदि हम काउंसिल की बात करें तो वो ईयू के जो कलेक्टिव नेशनल इंटरेस्ट्स हैं उनके ध्यान रखने का काम करता है। तो ये दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण शक्तिवान जो लीडर्स हैं ये गणतंत्र दिवस पर मौजूद हैं और कल हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भारत और ईयू के बीच में, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, वो उसकी घोषणा होने जा रही है। ये ग्लोबल ट्रेड के डायनामिक्स को रीशेप करते हुए ये डील हमारे सामने आएगी। 20 साल से इंटरमिटेंट टॉक्स, बातचीत होती रही इस डील को लेकर के और अब कल ये अपेक्षित है कि कल इसकी घोषणा होगी। ये दोनों लीडर्स यहां पर हैं और मैं आपको बताऊं कि चाहे आप वैश्विक जो अभी वर्तमान अर्थव्यवस्था है, जिसमें जिस तरह से लगातार अमेरिका की वजह से जिस तरह से गतिरोध उत्पन्न हुए, विशेषकर ग्लोबल साउथ के देश के परिप्रेक्ष्यों में भी और यूरोपियन देशों के परिप्रेक्ष्य में भी, दूसरी तरफ हम देखें कि जिस तरह से चीन का दबदबा हम देखते हैं, तो एक कूटनीतिक दृष्टि से ग्लोबल ट्रेड को जिस तरह से अनसर्टेनिटीज का पिछले कुछ समय में सामना करना पड़ा है इन देशों की वजह से, ईयू और भारत की जो ये डील होने वाली है, एफटीए होने वाली है, ये एक स्ट्रेटेजिक हेज का काम करेगी इस प्रकार के चैलेंजेस के अगेंस्ट। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि दोनों ही देशों को एक दूसरे के मैसिव मार्केट्स जो हैं एक दूसरे को मिलेंगे। लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर्स है उसमें जो है एफिशिएंसी बढ़ेगी और इसमें भारत के जो एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग है उसको एक बूस्ट मिलेगा, जिसके लिए हम आउटरीच अपनी लगातार बनाए हुए हैं। तो अभी जो टैरिफ्स हैं, जो हम ईयू के सदस्य देशों को अपना सामान भेजते हैं और हमारे यहाँ जो सामान आता है, इसमें अब ये टैरिफ कट की बात होगी, जिससे दोनों ही तरफ के जो
देश इसमें इन्वॉल्व हैं तो वो ड्यूटी फ्री एक्सेस को देख पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बोलूं, मेक इन इंडिया जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो विशेषकर आप देखें कि जब यूरोपियन हाईटेक मशीनरी और इंडस्ट्रियल जो ये इक्विपमेंट है, इनकी जब कीमतें बहुत कम होगी, जैसे कि एयरक्राफ्ट के पार्ट्स हैं या मेडिकल डिवाइसेज हैं, तो इससे जो हमारी डोमेस्टिक फैक्ट्रीज हैं, हमारे जो एमएसएमई है, उनको बहुत फायदा होगा। वहीं सर्विसेज और प्रोफेशनल मोबिलिटी के क्षेत्र में भी ये डील एक जंप स्टार्ट देने वाली है। दोनों ही तरफ के ईयू के मेंबर नेशंस को और भारत को एक हार्मोनाइजेशन हम होते हुए देखेंगे। वहीं इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की दृष्टि से भारत को बहुत फायदा होता हुआ दिख रहा है और इसका एक जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। प्रोफेसर जोशी, बेहद बढ़िया बातें आपने हमें बताई इस डील के बारे में और इसके महत्व के बारे में। मैं अब गणतंत्र दिवस की अगर दोबारा एक बार आपसे बात करूं, आपको क्या लगता है कि इस बार के गणतंत्र दिवस में वो कौन सी सबसे ज्यादा जरूरी थीम्स थी, वो सबसे ज्यादा जरूरी विषय कौन से थे जिससे हमें पता है कि हम न सिर्फ अपनी आबादी का मनोबल बढ़ाएंगे, साथ ही साथ पूरे वैश्विक तौर पर जो निवेश भारत में आने वाला है उसको भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। किस तरीके से भारत के निर्यात को फायदा होगा, कैसे आयात कम होंगे और किस तरीके से हम एक अगले जो 25 वर्ष हैं, जो अमृत काल है, उसकी ओर हमने सही तरीके से कदम बढ़ाए हैं, इस पर कुछ रोशनी डालें। हम लगातार देख रहे हैं 1950 में जब देश की पहली गणतंत्र दिवस की परेड इरविन स्टेडियम में आयोजित हुई थी। अब मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है वो, से लेकर आज तक, तब जबकि कर्तव्य पथ पर हमने आज अपनी परेड को, इस पूरे आयोजन को हमने बहुत सुंदर तरह से देखा। और इस वर्ष की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत रहे। दोनों ही हम कह सकते हैं कि इतिहास को वर्तमान से जोड़ते हुए हम भविष्य की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार की परेड में मिलिट्री डॉग सम्मिलित थे और पाकिस्तान बॉर्डर के लिए गेम चेंजर माने जाने वाले बैक्ट्रियन ऊंट शामिल किए गए थे। इसके अलावा हमने देखा कि हमारी जो सशस्त्र सेना है, हमारे जो अलग अलग मिलिट्री इक्विपमेंट हैं, हमारे जो होम ग्रोन इक्विपमेंट हैं, उनका बहुत सुंदर प्रदर्शन हमने आज की अपनी परेड में देखा। आश्वस्त करती है हमारी सेना हमें कि सीमा पर जब तक हमारे ये प्रहरी हैं, तकनीक की भी बहुत सशक्त स्थिति हमारी है आज की तारीख में। यदि हम सैन्य दृष्टिकोण से देखें तो हम तब तक चैन की नींद सो सकते हैं। और इसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये कि तमाम जो ये अलग अलग प्लाटून्स आई या ये तमाम जो अलग अलग टुकड़ियां थी, इनका नेतृत्व हमने नारी शक्ति को करते हुए देखा। तो जिस विमेन लेड डेवलपमेंट की बात भारत आज कर रहा है, उसको दिखा रहा है पूरे विश्व को कि हम सिर्फ बात करते नहीं है, हम इसको करके दिखाते हैं। और ये एक वैश्विक स्तर पर प्रमुख लक्ष्य है जिसको अपना योगदान भारत दे रहा है, लगातार नारी शक्ति को नेतृत्व की भूमिका में आगे बढ़ाते हुए। वही मैं आपको बताऊं कि अलग अलग राज्यों की हमने प्रदर्शनियां देखी, झांकियां देखी और इसके अलावा हमने सांस्कृतिक प्रदर्शन देखे। और अंत में ये देखना बड़ा सुखद रहा कि अलग अलग राज्यों के जो नृत्य कलाकार थे, किस तरह से सबने मिलकर वंदे मातरम पर मिलकर इतनी सुंदर प्रस्तुति दी और एक भारत श्रेष्ठ भारत को हमने साकार होते हुए देखा। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की शक्ति के साथ अलग अलग राज्यों के हमारे जो अलग अलग प्रकार के संसाधन हैं, शक्तियां हैं, उनको हम लेवरेज करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं विकसित भारत 2047 की दिशा में। जी मैम, अगर भविष्य की बात की जाए, मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से भविष्य में आने वाली जो चुनौतियां हैं उसके लिए भारत अपने आप को तैयार कर रहा है, साथ ही साथ भविष्य में आने वाली जो तकनीक है जिनसे कहा जा रहा है कि पूरे विश्व में उसका दबदबा होगा और ये बेहद जरूरी होगा हर देश के लिए जो विकसित होना चाहता है, जो अपने नागरिकों की भलाई चाहता है, कि उन तकनीकियों में महारत हासिल हो। भारत किस तरीके से उस ओर अग्रसर है और कितना जरूरी है कि हम अपने सैन्य निर्यात या तकनीकी को और ज्यादा मजबूत बनाएं, उस ढांचे को इस तरीके से बनाएं कि वो भविष्य के लिए तैयार हो। जिस प्रकार की परिस्थितियां हमारे आसपास बनी हुई है, निश्चित तौर पर आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ यदि हम अपने विकसित भारत होने के लक्ष्य को पूर्ण करना चाहते हैं तो आसपास की चुनौतियों को देखकर वो सुरक्षा से भी जुड़ी हुई हैं, व्यापार से, अर्थव्यवस्था से भी जुड़ी हुई हैं, आतंकवाद से भी जुड़ी हुई हैं। तो इसके लिए चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध की दृष्टिकोण से देखें, हमें लगातार बहुत डायनामिक रहते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है और हमारी भारतीय सरकार इसमें सक्षम है। बहुत सुंदर तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। इम्पोर्टर देश हमारा तमगा था 11 वर्ष पूर्व, उससे हम एक आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर की दिशा में आगे बढ़े हैं। मैं यदि आपको सुरक्षा के क्षेत्र में ले जाऊं तो 65% के लगभग जो हमारे सैन्य इक्विपमेंट हैं हम आज अपने देश में बना रहे हैं और पहले जो हमारी ये इंपोर्ट की डिपेंडेंसी थी उसको हमने कट ऑफ किया है। इसके हमने कुछ टारगेट सेट किए हैं और हम लगातार इसको एक्सीड कर रहे हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी मैम, आप हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ी, इसका भाग बनी आकाशवाणी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और गणतंत्र दिवस की एक बार फिर शुभकामनाएं। बैबू जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
नमस्कार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में